ठीक है, हम लोग अभी तक के जनरल टर्म के बारे में ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद अभी जो पहला प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म से संबंधित वो तुम्हें बेसिक इलस्ट्रेशंस वो मिल जाएंगे। ना उनका सॉल्यूशन मिलेगा और ना कुछ उसमें आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें स्टेप्स क्या हैं? फिनिश बेसिक बुक, बेसिक बुक, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड। ठीक है, पहले ये स्टेप अपना फिनिश करेंगे, उसके बाद है ना फॉर एपी। ठीक है, बेसिक बुक उसमें क्या क्या तुम्हें फिनिश करना है? जनरल टर्म फिनिश करना है और तुम्हें सम ऑफ एन टर्म्स फिनिश करना है। अब क्योंकि ये काम तुमने 9वीं में भी कर 10वीं में भी कर रखा है, कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी तुमको। 11th में सेम है, वही सब कुछ है सेम। उसके बाद फिनिश क्लास इलस्ट्रेशंस, है ना, गिवन इन पीडीएफ। इसी स्टेप्स को फॉलो करोगे, ध्यान में रखना। जो पीडीएफ में लिखा हुआ है क्लास इलस्ट्रेशंस होंगे उसको फिनिश करोगे, आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड। आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे उसके साथ, पर उसमें एक भी सवाल डिस्कस नहीं किया जाएगा, वो तुम्हें अपने लेवल पर खत्म करना है, मतलब करना है। अच्छा, इसके अलावा उसके बाद जो आगे का काम रहेगा, वहां से जो बेसिक काम के आगे का काम होगा वो सारा हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कशन करेंगे मस्त बराबर। तो सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में भी मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ, है ना। सवाल मैं दे दूंगा, उसमें तुम्हें याद होगा लास्ट ईयर भी एक सम ऑफ एन टर्म्स पे एक अच्छा कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स और ये सब, है ना। तो वो होपफुली तुम्हें याद होगा वो सारी चीजें। सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में 1 सेकेंड। सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में मुझे बस इतना कहना है, वो तो तुम्हें पता ही होगा। सम ऑफ एन टर्म्स फॉर एन एपी, है ना। अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं ऐसा कुछ है, A1 A2 A3, है ना, AN तक मान लेते हैं ये है तुम्हारे पास, और इसका समेशन निकालना है अपने को, है ना। इसका समेशन निकालना है SN where any term where any term R term is given by A plus R minus 1D। ये इसका समेशन अब निकालना है तुमको। तो ये कैसे करते हैं? वो सीरीज उलट के लिखते हैं और जोड़ देते हैं? नहीं, सीरीज उलट के लिखो और जोड़ दो बिंदास। तो उससे हमारे पास SN आता है, वो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, है ना। सीरीज उलट के लिखोगे, जोड़ दोगे, कितना आएगा तुम्हारे पास? सीरीज को उलट के लिख दो, an प्लस है an प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 अप टू A1। और जब जोड़ोगे तो ट्वाइस SN कितना आएगा? A1 प्लस an। अब देखो, ये जो चीज है A1 प्लस an, A2 प्लस an माइनस 1, कल ये देखा है ना तुमने? क्या है ये? लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म है ये। A2 डैश नहीं है क्या? ये क्या है? A3 डैश है। कल ही तुम लोगों ने ये पढ़ा है ना कि A1 प्लस A1 डैश, ये क्या है? A1 डैश है पीछे से, है ना, आखिरी टर्म। कल ही तुम लोगों ने ये पढ़ा है। तो ये चीज तुम्हें पता है कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, दोनों का जो समेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट, दोनों का जो समेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। कल ही तुम लोगों ने पढ़ा है। तो वो सारी ही चीजें किसके बराबर होती है? सब आपस में बराबर होती है, सब पूरा। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के समेशन के बराबर ही होंगी वो। ठीक है क्या? तो इस तरह से SN तुम्हारे पास ये आ जाता है, A1 प्लस AN। SN की वैल्यू फिर तुम ऐसे लिख लेते हो, A1 प्लस AN कितना है तुम्हारे पास? A1 प्लस N माइनस 1D। तो इस प्रकार तुम्हारे पास, है ना, 2A प्लस N माइनस 1D आ जाता है। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा भी कर सकते हो। दोनों फॉर्मूले चलते हैं तुम्हारे पास, एक तो ये, एक तो ये, दोनों चलते हैं तुम्हारे पास बढ़िया से। ठीक है,
ये चीजें पता होनी चाहिए, लास्ट वाले वीडियो से तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। a1 plus a1 dash is same as a2 plus a2 dash is same as a3 plus a3 dash। ये तुम्हें पता होना चाहिए लास्ट वाले वीडियो से, है ना। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ध्यान में रखोगे। अच्छा, तो ये एसएन के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो था, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इससे रिलेटेड तुम्हारे पास, मैं तुम्हें यहाँ पर कितने इलस्ट्रेशंस हैं तुम्हारे पास इन टोटल, 10 हो जाएंगे तुम्हारे पास, 11 हैं, 11 इलस्ट्रेशंस है तुम्हारे पास, 11 इलस्ट्रेशंस हैं, जिसका सेट मैं तुम्हें बनाकर दूंगा। देयर आर 11 इलस्ट्रेशंस, जिसका सेट मैं तुम्हें बनाकर दूंगा। वो तुम्हें अपने लेवल पर खत्म करने हैं, है ना। उसमें 2 इलस्ट्रेशंस मैं तुम्हें लेकर अभी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, 2 नहीं 3 लेकर दिखा दे रहा हूँ, है ना। 3 इलस्ट्रेशंस लेकर मैं उसमें दिखा रहा हूँ, बाकी के जो 8 हैं उसको तुम अपने लेवल पर खुद ही फिनिश करोगे, ठीक है। और वो तुमसे होने चाहिए, उसके आंसर्स मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। 3 इलस्ट्रेशंस मैं अभी कवर कर रहा हूँ। इसमें एक छोटी सी बात है, और एक, इसमें ये बात ध्यान में रखना, जैसे कभी भी अगर किसी प्रोग्रेशन का जो सम ऑफ एन टर्म्स है, अगर कभी भी अगर तुम्हें दिखे क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो एपी होगा। ये चीज ध्यान में रखोगे, है ना। इसमें इस चीज को मैं लिखा देता हूं नोट डालकर, इफ Sn इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और उसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग रहेगा, ध्यान में रखोगे। अगर किसी प्रोग्रेशन का Sn ये आता है, इसका मतलब वो एपी है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर कोई एपी है तो उसका जो Sn बनेगा तुम्हारे पास, दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक। ये बात ध्यान रखियो, ठीक है क्या। दोनों दोनों बातें ट्रू है, तो डबल इंप्लीकेशन का साइन लगाया मैंने। इफ एंड ओनली इफ भी इसको बोलते हैं। इफ Sn इज अ क्वाड्रेटिक, है ना, इफ Sn का एक्सप्रेशन, if Sn expression is a quadratic, then AP progression is AP, converse is also true, है ना। ये चीज लास्ट ईयर भी बताई है वैसे तो तुम्हें, ठीक है बात। Sn अगर तुम्हें an स्क्वायर प्लस bn अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर तुम देखो, तुम अगर देखो Sn अपने पास AP का क्या रहता है, ये रहता है कि नहीं रहता है, यही है ना Sn एक AP का। तो इस चीज में देखो क्या आता है तुम्हारे पास, an आता है प्लस n माइनस 1/2d, ये रहता है। इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज अगर तुम करोगे, क्या फूटेगा देखो, है ना। इसको देखो थोड़ा सा ठीक करो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास d/2 n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 n। समझ गए, ये चीज क्या लिखी है, a n स्क्वायर प्लस b n, यही तो लिखा है। सादी क्वाड्रेटिक है ये, सादी क्वाड्रेटिक ही तो है, क्या बोलते हो। तो ये बात ध्यान में रखना, जैसा अगर तुमको Sn दे दिए किसी, मान लेते हैं प्रोग्रेशन का, ठीक, Sn अगर तुमको दे दिए किसी प्रोग्रेशन का, पहली बात तो ये हो गया कि जैसे एपी है तो उसका जो सम ऑफ एन टर्म्स है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, है ना। तो ये वाला प्रूफ मैंने कर लिया है। देखो जैसे इस साइड अगर तुमको जाना था ऐसा, तो ये पार्ट ए इसको बोल देता हूँ, जैसे एपी है तो उसका जो Sn का एक्सप्रेशन होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। ये देखो, ये पार्ट ए मैंने अभी अभी प्रूफ करके दिखाया। अगर तुम्हें ये दिखाना है कि Sn अगर क्वाड्रेटिक है उससे AP होगा, तो वो तुम किस प्रकार प्रूफ कर सकते हो,
जैसे अगर तुम्हें एपी दी हुई है, गिवन है कि एपी है, गिवन द प्रोग्रेशन इज एन एपी, तो उसका जो एस एन है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। वो तो दिखाना बहुत ही आसान है। तो ये प्रूफ पार्ट ए में क्या हो गया, गिवन एन एपी प्रूफ दैट, लिख देता हूं अच्छे से, प्रूफ दैट एस एन इज क्वाड्रेटिक। ये प्रूफ हो गया है नीचे, ये प्रूफ हो गया है नीचे, बड़ा मस्त मजे से। अच्छा, इसका उलट अगर तुमको प्रूफ करना है, गिवन एस एन इज क्वाड्रेटिक, देन प्रूफ दैट, मैं सवाल नहीं दे रहा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं डायरेक्ट, इसीलिए PROVE नहीं लिखा है, PROOF लिखा है। देन प्रूफ दैट प्रोग्रेशन इज AP। वो कैसे करोगे, वो इस प्रकार कर सकते हो तुम, देखो किसी भी प्रोग्रेशन के लिए ये बात तो एकदम ट्रू बैठेगी, चाहे कोई सा भी प्रोग्रेशन हो, ये तो हमेशा ट्रू रहेगा। SN-SN-1 इज योर nth टर्म, ये तो किसी भी प्रोग्रेशन के लिए ट्रू है। APO, GPO, HPO, ये तो हमेशा हर वक्त ट्रू रहेगा, समझे? ये बात तो हमेशा ट्रू है। फॉर एनी प्रोग्रेशन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बात तो हमेशा हर प्रोग्रेशन के लिए ट्रू है ना। अच्छा, SN मेरे को दे रखा है कि क्वाड्रेटिक है, ये चीज मुझे जनरल टर्म दे रखा ना कि क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब मुझे दे रखा है SN इज व्हाट, AN² प्लस BN। मुझे अब प्रूफ करना है कि ये प्रोग्रेशन AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिक फंडा लगाता हूँ, AN निकालता हूँ। AN से मैं बता दूंगा कि वो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो वो चीज क्या हो जाएगी, देखो, AN² प्लस BN माइनस कितना फूटेगा, AN है ना प्लस BN, ऐसा ये आवेगा, AN का एक्सप्रेशन ये आवेगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो इसमें जैसे ही तुम सब्ट्रैक्शन मारोगे, A को कॉमन रखो, n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 2n-1। जब दोनों को जोड़ोगे और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1, A² माइनस B² है ना। अच्छा, उसके बाद n को b को जब बाहर रखोगे तो अंदर क्या आएगा, n-1, n तो मर जाएंगे, 1 बचेगा बस, सादा सिंपल ऐसा, बराबर ये आ जाएगा AN। क्या कहते हो? ये देखो क्या आ रहा है, AN का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है, AN का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है, यहां से अगर मैं देखूं, n के साथ आ रहा है 2a प्लस b माइनस a, ये चीज आ रही है। इसको तुम कैसा लिख सकते हो, देखो यही आ रहा है ना। अब लीनियर एक्सप्रेशन इन n है, ये बात तुम्हें लास्ट ईयर भी बताई थी, अभी फिर से रिकॉल करवा दो। लीनियर एक्सप्रेशन है ना, क्या है n में, तो कभी भी अगर किसी प्रोग्रेशन का अगर जनरल टर्म अगर लीनियर एक्सप्रेशन है n में, इसका मतलब क्या है, वो AP है, यहीं से प्रूफ हो जाता है कि नहीं। AP होगा ना। अगर मान लेते तुम्हारे पास कोई जनरल टर्म है, यानी किसी प्रोग्रेशन का अगर तुम्हारे पास nth टर्म अगर लीनियर एक्सप्रेशन है, सादा मतलब इस टाइप की चीज है, ये 2n प्लस 3 ऐसा है कुछ, AN बराबर, तो ये क्या है, AP की निशानी है, क्योंकि ये क्या चीज लिखी है, देखो 3 प्लस n-1 टाइम्स, इसको ऐसा कर लो 2, और ये हो जाएगा 1 है ना, इसको -2 है तो इसको कर लो 5। देखो ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो ये देखो ये आ गया A, ये आ गया D, ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। इफ देयर इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n है ना, if the nth term of an expression is linear expression in n, then that signifies what, then that progression is actually nothing but an AP। ये सारा काम तुम्हारा 10वीं छाप है पूरा, कोई इसमें तो नई बात अभी तक क्या तो मैंने कुछ की ही नहीं है, ठीक है क्या, ध्यान रखना। ये बस तुम्हें ब्रीफ एक टचअप गोली के लिए मैं कर रहा हूँ ये सारा काम,
कायदे से तो ये तुम्हारे ऊपर ही लाद देना चाहिए पूरा इलस्ट्रेशंस देकर, है ना। तो उसमें ध्यान रखोगे ये सारी चीजें एक्चुअल में लास्ट ईयर हो चुकी है, बताई गई हैं। जैसे ये स्किल तुम में होनी चाहिए कि भाई इतना थोड़ा सा रीअरेंजमेंट तो कर ही सको। जैसे मान लेते हैं 3 - 5n ऐसा तुम्हें दे दिया जाए, एक प्रोग्रेशन है मान लेते हैं, उसका जनरल टर्म ये है 3 - 5n है, तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसको ऐसा लिख लो 3, है ना, माइनस, उसको ऐसा कर लो n-1, है ना, 5 तो रखना ही पड़ेगा। अब +5 तो 8 हो रहा है, तो यहाँ पर एक काम करो, इसको कर लो माइनस, है ना, इसको कर लेते हैं अपन -5, तो ये चीज हो जाती है -2, ठीक, -2 -5 n-1। तो यहाँ देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो -2 + n-1 टाइम्स ऐसा, ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। स्टेप्स तो इस बार करके भी दिखाई हैं ताकि दिक्कत है, कंफ्यूजन ना हो। यही तो लिखा है, ये जो है यही तो है ये। अभी देखो मेरे को ए और डी एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हो, यहाँ भी देखो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी अगर तुम्हारे पास लीनियर एक्सप्रेशन अगर आ गया गलती से, है ना, कभी किसी जनरल टर्म अगर तुमको दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, स्मॉल एन, तो वो चीज एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सब जानते हैं। तो यही वाला काम तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। ये जो अपने पास बला आई है, ये बला, इसको क्या कर लो, इसको वो a+n-1 d के फॉर्मेट में नहीं ला सकते क्या, तो ले ही आएगा, कोई भी ले आएगा n-1, ये इसको यहाँ 2a लिखो, तो अब इससे तो -2a जनरेट हो रहा है, तो अपने को चाहिए -a, तो यहाँ पर एक +a कर देते हैं, तो b+a ऐसा कर दो, हो गया खत्म। आता नहीं आता है ऐसा, इसको लिख सकते नहीं लिख सकते, an अपने पास क्या आ गया, या फिर इससे भी बेटर मैं तुमको बताता हूँ एक और तरीका, इससे भी बेटर तरीका बताता हूँ। ये तो हो ही गया, अच्छा ठीक है, चलो ऐसा भी लिख लेते हैं, ये देखो n-1 2a, -2a जनरेट हो रहा है, अपने को चाहिए -a, तो क्या करो b+a कर दो, ऐसा चेक करके देखो वही ऊपर वाली चीज आ रही कि नहीं आ रही, बराबर आएगी। अब देखो क्या हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया कॉमन डिफरेंस और ये हो गया फर्स्ट टर्म, है ना, ऐसा आ गया कि नहीं आ गया। या फिर तुम इसको बेटर तरीके से और कैसे कर सकते हो, बेटर तरीके से और कैसे कर सकते हो, an जैसे अगर तुम्हारे पास है तो इसमें तुम और एक दूसरा अलिटर वे भी है तुम्हारे पास, इफ यू हैव an, if you have an, बेसिक का जो एपी की डेफिनेशन है वो अगर तुम लगाओ तो उससे भी आ जाएगा। देखो किस प्रकार से, तुम्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाते वक्त जो पहली चीज तुम्हें बताई है वो ये बताई है, an-1 अगर कांस्टेंट है तुम्हारे पास, ओनली देन यू से दैट प्रोग्रेशन इज एन एपी। ये डेफिनेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एपी। तो अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं an कितना आ गया है 2a टाइम्स n प्लस b-a अगर आया है, तो an-1 कितना होगा, ये होगा 2a n-1 माइनस सॉरी प्लस b-a, इतना होगा नहीं होगा। अगर तुम डिफरेंस अगर उठाते हो, लेट्स से इफ यू आर टेकिंग अ डिफरेंस, है ना, an-1, तो ये चीज कितनी फूटेगी, कितना आएगा, b-a तो कट जाएगा, समझ रहे हो, 2a कॉमन रखो, n-1, तो वो चीज आएगी अंदर 1, आ रहा है कांस्टेंट। तो देयरफॉर वी कैन से दैट जो an मेरे पास आया है, an इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। वैसे तो लीनियर एक्सप्रेशन देखना ही सफिशिएंट है, ठीक है, अगर an तुम्हारे पास लीनियर एक्सप्रेशन ही न आ गया तो वही सफिशिएंट है तुम्हारे पास, ठीक है क्या। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारे पास किसी
प्रोग्रेशन का जो Sn है वो अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब वो AP है, और अगर कोई AP है तो उसका जो समेशन ऑफ एन टर्म्स होगा वो भी क्वाड्रेटिक होगा। दोनों बातें अभी मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखा दी है। ये सारा पुराना काम है 10वीं का, ध्यान रखो। अच्छा, अभी अगर तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ हुई है इस सारे डिस्कशन में, थोड़ी बहुत भी तकलीफ हुई है, तो वो तकलीफ दूर हो जाएगी जब तुम बेसिक्स कैसा लगा लोगे। अभी तुमने बेसिक्स लगाया नहीं है, हाथ सेट किया नहीं है। हमेशा हाथ सेट करवा के मैं तुम्हें देता था, इलस्ट्रेशंस वगैरह मैं लेता था। तो इसमें हाथ सेट करने वाला जो काम है वो तुम्हें अपने लेवल पर खुद करना है, क्योंकि वो किया जा सकता है बिल्कुल। हम लोगों का एम और पर्पस काम ज्यादा करना है, और बहुत सारा ऐसा काम जो कि तुम अपने लेवल पर कर सकते हो, वो मैं तुम्हें करके स्पून फीडिंग क्यों करूं। वो तो स्पून फीडिंग करने से तो तुम और कमजोर हो जाओगे, ठीक है। तो मैं वो सारी चीजें तुम्हें बता दूंगा बिल्कुल, जो तुम्हें 11th के स्तर पर जानने की नीड है, जो जरा भी अगर न्यू है तो मैं वो चीजें तुम्हें बता दूंगा, है ना। तो अभी जो 11 इलस्ट्रेशंस का मैं सेट तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया है, उसके लिए मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पर, एक पेज छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। यू हैव टू डू 11 इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन, मैं लिख देता हूँ नंबर, है ना, मैंने तो रेडी करके रखे हैं, बस तुमको देने का हूँ। इलस्ट्रेशंस 11 इलस्ट्रेशंस ऑन बेसिस ऑफ एसएन, है ना। अच्छा, उसमें से 3 इलस्ट्रेशंस मैं तुम्हें अभी यहाँ पर करवा दूंगा, ताकि थोड़ा सा एसएन वाली जो फील है वो भी तुम्हें आ जाए। अब जो इलस्ट्रेशंस एक्चुअल में मैं निकाल कर लाया हूँ वो इंक्रीजिंग डिफिकल्टी में है, तो इसमें जो आखिरी के जो तुम्हारे 3 इलस्ट्रेशंस हैं वो मैं तुम्हें करवा देता हूँ। बट ऑल दी 3 इलस्ट्रेशंस अगेन आर बेस्ड ऑन क्लास 10th सिलेबस, तो उसमें पूरा रिपीटेटिव है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो 11th है वो पूरा रिपीटेटिव है एक हद तक। आखिरी में जो एक्चुअल में चीजें आएंगी, जीपी और एचपी भी तुम्हारे नया ही होगा, 11th में तुम पहली बार उन चीजों को पढ़ोगे, 10th में तो पढ़ा नहीं है। लेकिन उसके बाद की जो एक्चुअल में कुछ चीजें आएंगी वो मजेदार होंगी, जब हम लोगों के सामने कुछ समेशन ऑफ सीरीज वाले जब कुछ सवाल आएंगे ना, जब एक्चुअल में सीरीज को तोड़ना पड़ता है, उसकी जनरल टर्म को तोड़ना पड़ता है, तब उसमें बहुत मजा आती है। ये रेगुलर रूटीन वर्क है, तुम जैसे ही बेसिक बुक अपनी खत्म कर लोगे तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ये पीडीएफ के इलस्ट्रेशंस करने में या फिर मेरी बातें समझने में। आज हो सकता है थोड़ी तकलीफ तुम्हें जाए, बिकॉज तुमने बेसिक वाला काम किया नहीं है, बेसिक्स वाला काम किया नहीं है, फिर भी कंसंट्रेशन हाई रखना, ठीक है क्या, कंसंट्रेशन हाई रखना। कहीं पर अगर कोई किसी किस्म की दिक्कत अगर महसूस करो तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है। तो पहले 8 इलस्ट्रेशंस के तो तुम्हारे पास पीडीएफ में यहाँ पर मैं दूंगा, उसके लिए मैं एक जगह एक पेज छोड़ देता हूँ, उसके लिए यहाँ पर वो 8 के 8 इलस्ट्रेशंस में चिपका के वहां पर दे दूंगा। उसके बाद के जो इलस्ट्रेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसएन, 2 इलस्ट्रेशंस मैं लूंगा अभी, 3, चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है क्या। आखिरी के जो 3 इलस्ट्रेशंस हैं, 9वां 10वां और 11वां, 11 इलस्ट्रेशंस मैंने सेट करके रखे थे तुम्हारे क्लास नोट्स के लिए। तो उसमें पहले 8 वो तुम करोगे। किस प्रकार करोगे, चाहो तो उसको बिना बेसिक बुक पढ़े भी कर सकते हो। 11th की बुक जब तुम ओपन करोगे तो उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में जो जो चीजें लिखी वहां तुमको मिलेगी, सारी 10वीं की मिलेगी। तो तुम चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, उस पीडीएफ के जो सवाल अभी यहाँ पर तुमको शेयर होकर मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ में और क्या शेयर होकर मिलेगा तुमको, वो अर्थमेटिक का प्रोग्रेशन के जनरल टर्म वाले जो सवाल है, सादे सिंपल ए एन दिया है, A2 A5 ये सब निकालो, इस प्रकार के जो सादे सवाल हैं। पर अब क्योंकि वो 11th के इलस्ट्रेशन है और मेरे इलस्ट्रेशन है, तो ध्यान रखना कुछ उसमें तुम्हें अच्छी चीजें भी मिलेगी, सवाल बनाने में तुम्हें बहुत आएगी, आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो वो तुम्हें अपने लेवल पर सेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब एसएन के ऊपर जो 8 इलस्ट्रेशंस तो तुम्हें मिल जाएंगे, वो यहाँ पर पीडीएफ में मैं चिपका के यहाँ पर दे दूंगा तुमको। उसके बाद के जो उसके आखिरी 3 इलस्ट्रेशंस हैं वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। अगेन कायदे से तो मुझे ये भी तुम्हें ही दे देने चाहिए, पर थोड़ा सा मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि वार्म अप भी हो जाएगा तुम्हारा एसएन वाले फॉर्मूले के साथ, और थोड़ा सा मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि उस पर ऐसा भी हो जाएगा कि एसएन पर मैंने भी कुछ इलस्ट्रेशंस ले लिए। वैसे तो ये लेना नहीं चाहिए, कायदे से 10वीं के ही है, पर फिर भी मैं उसमें ये चीज ले ले रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा वार्म अप हो जाए, ठीक है क्या। जैसे सवाल है पहला, इफ द सीक्वेंस, ऐसे तो पहला सवाल नहीं है, 9वां सवाल है। 8 इलस्ट्रेशन तो ऊपर के जो मैं लेकर आया था उसमें स्किप किया मैंने, वो तुम्हारे ऊपर डाले।
ठीक है क्या? तो ये 9th वाला इलस्ट्रेशन है एक्चुअल में। इफ द सीक्वेंस a1 a2 a3 an is ap forms an ap, then prove that, सवाल है, then prove that a1 square minus a2 square plus a3 square minus a4 square है ना, प्लस डॉट 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 2n minus 1 square minus a2n square is n upon, अगली लाइन में लिख देता हूं, is n upon 2n minus 1 a1 square minus a2n का स्क्वायर। ऐसा सवाल थोड़ा अच्छे से देख लो। प्रूफ क्या करना है अपने को? पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तीसरी टर्म का स्क्वायर माइनस चौथी टर्म का स्क्वायर। ऐसे चलते चलते होगा क्या, अगर इस तरह के तुम अगर आखिरी अगर चीज अगर देखोगे है ना nth वाली, तो कैसी होगी? देखो यहाँ ऑड नंबर, ये इवन नंबर, ऐसा है ना। फिर देखो दूसरा जो ब्रैकेट बना उसमें भी क्या है, देखो ऑड इवन। तो यहाँ पर भी आखिरी जो उसने लिया है, ठीक है क्या, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n है, ये बात ध्यान में रखना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n है। इवन वाले सभी के सामने एक्चुअल में एक नेगेटिव साइन रहेगा और ऑड वाले सभी के सामने एक प्लस साइन है, देख रहे हो क्या? यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तुम्हारे पास? 1 से देखो काउंटिंग शुरू हुई है, 1 2 3 4 5 अप टू 2n तक गया है। 2n टर्म्स है तुम्हारे पास, ठीक है। ये तो मतलब इतना एनालिसिस तो एक इंसान सवाल को देखते बराबर भी करेगा। अच्छा, अब उसमें जो LHS है उसको बड़े ध्यान से देखो तुम, LHS क्या आ रहा है। अपने को ये पता है a2 माइनस a1 किसके बराबर होता है? d के बराबर होता है फॉर एनी ap। a3 माइनस a2 ये तो पता है ना अपने को, d के बराबर होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। an माइनस 1 किसके बराबर होता है? d के बराबर होता है। ये क्लास 10th में भी तुम्हें ये सवाल दिया जा सकता था, ये बात ध्यान में रखो। दिस इज ऑफ क्लास 10th सिलेबस, ठीक है क्या? ये 3 इलस्ट्रेशंस तो मैं गनीमत तुम डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है क्या? अच्छे लगे मुझे ये सवाल, और इंक्रीजिंग डिफिकल्टी में तो आखिरी के 3 इलस्ट्रेशंस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज तो अपने को पता है इतनी होती है। तो यहां देखो फैक्टराइज करो, LHS जो है उसको फैक्टराइज करो। LHS को तुम कैसे लिख सकते हो? देखो यहाँ पर ये जो चीज लिखी है तुम्हारे पास, इसको कैसे लिख सकते हो? a1 माइनस a2 a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a4 a3 प्लस a4। अब तो समझ गए होगे मेरे ख्याल में, एक लाइन का ही सवाल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। a2n माइनस 1 माइनस a2n a2n माइनस 1 प्लस a2n, ऐसा लिख सकते हो इसको, सादा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाकर। अब देखो a1 माइनस a2 को देखो, ये चीज क्या लिखी हुई है एक्चुअल में कायदे से तुम्हारे पास? माइनस डी है। a3 माइनस a4 क्या है? अगेन माइनस डी है। और ये भी क्या है? अगेन तुम्हारे पास ये भी माइनस डी के बराबर है। ये माइनस डी को अगर तुम कॉमन उठा लो तो देखो अंदर क्या बचेगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 है ना, डॉट 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 अप टू a2n माइनस 1 प्लस a2n। बस गेम ओवर है अब तो। यहां पर ये चीज किसके बराबर होगी? ये चीज किसके बराबर होगी? अपने को ये तो पता है ना, यहां पर AP की प्रॉपर्टी है a1, ये पूरा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? ये पूरा एक AP है तुम्हारे पास, पूरी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें अब ऐसा मत करना कि वो SN वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं और वो सब, वो भी कर सकते हो वैसे तो अगर तुम चाहो। लेकिन देखो यहाँ पर एक्चुअल में जो RHS है उसने देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के टर्म्स में एक्चुअल में बातचीत की है। तो मैं वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बारे में ही मैं भी उसी रेस्पेक्ट में मैं भी बातचीत करूंगा। अब इस प्रॉपर्टी को लगाने में तुम्हें हो सकता है तकलीफ हो थोड़ी। यहाँ देखो, जैसे इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसलिए मैं पूरे स्टेप्स के साथ बता रहा हूँ तुम्हें। इसको ऐसा लिखो, a2 प्लस a2n माइनस 1 प्लस a3 है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये इसी तरह से बनेगा ना, ऐसी बनेगा ये। देखो अब बड़े ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये चीज क्या लिखी है। ये सम ऑफ 2n टर्म्स लिखा है कि नहीं लिखा है?
सम ऑफ टू एन टर्म्स लिखा है, तो इसको तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसा लिख दो, सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी है, एपी ऑफ टू एन टर्म्स है ये। किसी स्टेप में अगर तुम्हें दिक्कत हो तुम तुरंत मुंह खोलोगे, ये बात ध्यान में रखो। तो यहां पर ये टू एन टर्म्स की एक एपी है, तो इसका समेशन अपन कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे, ये कर सकते हो तुम। अच्छा, अब a1 प्लस a2n, इस चीज को देखो तुम क्या करो, है ना, अपने को क्या चाहिए, यहां देखो आरएचएस में ये जो चीज अपने पास लिखी है, क्या इसमें क्या है, a1 प्लस a2n तो है ही, a1 माइनस a2n भी है, तो ये चीज में, है ना, इस चीज को अगर तुम देखो तो इसमें क्या है, a1 प्लस a2n तो है, और a1 माइनस a2n भी है ना। अपन क्या करते हैं, ये जो अपने पास एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा तो पहले सिंप्लीफाई करो। ये कितना आ रहा है अपने पास, माइनस एन डी, ये हो जा रहा है a1 प्लस a2n। अब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं एक काम करूं, क्योंकि मेरे को आरएचएस के बराबर अगर उसको लेकर आना है, तो एक काम करते हैं, इसमें ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा। अब देखो जो आरएचएस में जो चीज है वो मेरे पास आ जाएगी, ऊपर न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, देखो a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर, ये मेरा न्यूमरेटर क्रिएट हो रहा है। डिनोमिनेटर देखो मेरे पास क्या आ रहा है, a1 माइनस a2n, और इधर मेरे पास लिखा हुआ है माइनस एन डी, ऐसा ये चीजें आ रही है। अब एक बार मैं अपना आरएचएस और एक बार देख लेता हूं, यहां देखो, तो जब मैं अपना आरएचएस देख रहा हूं तो उसमें ये वाली टर्म तो है मेरे पास, ये तो है बराबर, ये टर्म मेरे पास है ना, मेरे पास ये वाली चीजें नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां देखो ये टर्म तो मेरे पास आ चुकी मस्त बराबर से। अभी a2n तुम कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन और उसका कॉमन डिफरेंस, तो a1 माइनस a2n, ये चीज किसके बराबर होगी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा सादा सिंपल काम, इसके बराबर। जैसे इस चीज को तुम यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, ये चीजें किसके बराबर हो जाएगी, बहुत ही आसान है सब, माइनस एन डी, है ना, a1 स्क्वायर माइनस a2n का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस 2n माइनस 1 डी, तो डी और डी तो हटा, माइनस माइनस साइन भी खिसकाओ, यहाँ पर क्या चीज आ जाती है फिर अब तुम्हारे पास, n अपॉन 2n माइनस 1 a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर, ऐसा, which is equal to RHS, which is nothing but RHS. Simple problem based on class 10 syllabus. कोई ऐसा नई नवेली बात नहीं है, कोई सरप्राइजेस नहीं है, बट अगर जाहिर सी बात है अपन क्लास 11th की अगर मैथ्स बना रहे हैं, तो उसमें एसएन के ऊपर अगर तुमको सवाल दिया जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो इस प्रकार से तो नहीं दिया जाएगा ना कि ए पता है, डी पता है, एन पता है, एसएन निकालो, S2 निकालो, S5 निकालो, ये इस टाइप के तो सवाल नहीं एक्सपेक्ट करोगे तुम। थोड़ा सा अलजेब्रा तो एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा, हल्का सा अलजेब्रा, थोड़ा सा नहीं, कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे ना सवाल में कि कुछ तो स्पंक होगा करके, कुछ तो फाइट होगी सवाल में, तो ये तो फिर भी कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे सवाल एसएन के ऊपर क्लास 10th के सिलेबस में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल कैसा बन सकते हैं, लेकिन वो बेसिक अगर किसी का अगर अलजेब्रा ठीक है तो वो सारे सवालों में वो अटकेगा नहीं, ध्यान रखना, कभी नहीं अटक सकता, मतलब कभी नहीं अटक सकता, ध्यान रखोगे इन चीजों को। अच्छा, जैसे एक और अगला सवाल देखो तुम, इस सवाल में अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोले, वो बोलो। हल्का ऊपर, बस
नीचे। बस साले। हाँ, हाँ बोल। आपको कैसे पता A1 माइनस A2 जीरो नहीं है? इसीलिए क्योंकि जो सवाल होगा वो मस्खरी तो कर नहीं रहा होगा मेरे पास। अगर A1 और A2 जीरो जीरो हो जाएगा तो बीच की सारी ही टर्म्स मतलब जीरो जीरो है। इसका मतलब जीरो 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 ऐसा दिया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट रुको, जरूरी नहीं है कि वो जीरो जीरो इसमें। A1 माइनस A2 माइनस वन, A1 माइनस A2। हाँ, ये चीज इसीलिए मुझे है पता। एक सेकंड रुको। यहाँ पर A1 अगर तुम देखो और A2 अगर तुम देखो तो ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू। ये आता है। अब D नॉन जीरो है इतना तो मैं लेकर चल रहा हूँ, वरना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो फिर क्या मैं बोलूँ, है ना। उस तरह की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है जिसका D जीरो है। D जीरो रहेगा तो फिर वो APB है, GPB है, HPB है, सब कुछ है फिर तो वो। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ये अपन लेकर चल रहे हैं, है ना। तो A1 माइनस A2 मेरे पास जीरो नहीं होगा, मैं श्योर शॉट बोल सकता हूँ कि दो चीजों का प्रोडक्ट है वो। ये तो नॉन जीरो है ना। n क्योंकि फ्रैक्शन हो नहीं सकता, तो 2n-1 तो मेरे को धोखा देगा नहीं। और ये पक्का नॉन जीरो है। D मेरे पास नॉन जीरो है। D अगर जीरो है तो फिर वो मतलब फिर वो प्रोग्रेशन पढ़ने का कोई सेंस बनता नहीं है। एपी अगर तुम कोई सवाल अगर एपी से रिलेटेड अगर तुमने दिया है और डी ही जीरो रख रखी है, तो फिर तो यार वो क्या एपी और फिर क्या मतलब, फिर कोई मतलब खास ऐसा बनता नहीं। मतलब कैसा है वो, दो 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 दो, पाँच 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 पाँच, ऐसा। तो डी ही अगर जीरो हो गया तुम्हारे पास, है ना, तो फिर तो उस केस में भी इस सवाल को प्रूफ किया जा सकता है। कैसे? डी अगर तुम्हारे पास जीरो है तो इन दैट केस अगर डी जीरो है तो दो केसेस, अगर डी नॉन जीरो है तो जिस प्रकार से मैंने सॉल्व किया है वो बात मानता है, सही है। दो केसेस बना ले, मान लेते डी जीरो भी है तो भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है क्या भाई? दो केसेस होंगे ना, या तो ये डी जीरो होगा या तो नॉन जीरो होगा। मेरा ये बोलना है डी नॉन जीरो के लिए तो मैंने सॉल्व कर लिया। इस बात से तो एग्री करते हो ना? डी नॉन जीरो के लिए मैंने सॉल्व कर लिया करके, ये जो पूरा खेल खिलंतरी अभी। हाँ, डी नॉन जीरो के लिए तो सॉल्व किया है पूरा। मान लेते, चल तेरी बात मान लिए कि डी जीरो है। चलो भाई, कोई है पगला बोल रहा है कि डी जीरो लेकर ही रहूंगा मैं, तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। डी अगर जीरो है तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर कट जाएगा आपस में। डी अगर जीरो है तो A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 और सब हो जाएगा कांड। इफ डी इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये चीज अगर ट्रू है ना, तो उसमें A1 बराबर A2 बराबर A3 सब बराबर हो जाएंगे। तो एलएचएस में तो गदर मच जाएगी, जीरो हो जाएगा सब। सारी टर्म्स ही बराबर है तो एलएचएस जीरो हो गया। आरएचएस भी जीरो है तुम्हारा, A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर वो भी जीरो है, जीरो बराबर जीरो, उसमें भी ट्रू आ रहा है। तो डी नॉन जीरो के लिए तो ट्रू है ही, उसके लिए तो अपन ने देखा ही यहाँ पर खेल खिलंतरी करके ये सब पूरा, जो पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है डी नॉन जीरो के लिए है। और कोई ऐसा भारी भरकम सॉल्यूशन भी नहीं है, 10वीं का लड़का इस सवाल को कर लेगा, मैं बता रहा हूँ।
कोई ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो डी नॉन जीरो के लिए तो किया, डी अगर जीरो भी हो जाता तो भी डी जीरो हो जाता, तब तो वारे ही नारे हैं, तब तो एलएचएस भी जीरो फूट ही रहा है पहले ही स्टेप में और आरएचएस भी जीरो आ रहा है पहले ही स्टेप में। ठीक है, तो डी नॉन जीरो के लिए भी सॉल्व होता, डी जीरो के लिए भी सॉल्व होता। a1 माइनस a2n ये चीज जीरो तभी होगी जब तुम्हारे पास डी जीरो होगा, क्योंकि दूसरा ब्रैकेट तो धोखा देगा नहीं। 2n माइनस वन तो कभी जीरो हो नहीं सकता, कभी किसी जन्म में नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं ये मानकर कि डी नॉन जीरो है, तो डी नॉन जीरो के लिए मेरा सॉल्यूशन इज परफेक्ट है ना। यहां पर फिर बाजू में लिखना चाहिए a1 माइनस है ना, a1 माइनस a2n इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज d नॉट इक्वल टू जीरो है ना। तो d नॉट इक्वल टू जीरो के लिए मेरा सॉल्यूशन इज एकदम परफेक्ट, नो लफड़ा नो पंगा, एकदम परफेक्ट है। एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है। दूसरा केस भाई, ये सवाल को सॉल्व करने के पहले d अगर जीरो हो गया तो d जीरो हो गया तो ऐसे भी एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है, दोनों ही केसेस में आ रहा है। इसीलिए अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि d नॉन जीरो होगा या d जीरो होगा। d चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, दोनों ही केसेस के लिए ये सवाल एकदम परफेक्ट है। मतलब ये इसका एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा ही होगा किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अभी इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड हो या अभी भी कुछ खुजली हो रही है तो बताओ मेरे को। ठीक है। किसी और को कोई रोना रोना है तो बोले। थोड़ा सा तुम्हें चुभेगा भले, देखो मेरा क्या है, मैं तो अब पढ़ाते पढ़ाते अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो घस गया है। तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तुम भी जानते हो कि 10वीं का भी सबसे लट्टू टॉपिक है, तो उसमें शुरुआत में हो सकता है तुमको ये थोड़ा सा चुभन हो, एपी में भी। पर तुमने अभी वो बेसिक सवाल लगाए नहीं है असल में, इलस्ट्रेशन वाले, थोड़ा सा चुभ सकता है तुमको कुछ चीजें। लेकिन एपी असल में क्लास 10th का ऐसा बेचारा कमजोर प्राणी था, जैसे पूरी क्लास में एक सबसे मरियल बच्चा होता है जो अकेले बैठकर खाना खाता है, जिसको सब सताते हैं, नहीं क्या, ये उस किस्म का था बेचारा। ठीक है, अभी 11th में जब ये आया है तब इसको थोड़ी बहुत इज्जत मिली है, तो इसको अपन थोड़ी बहुत इज्जत दे लेते हैं। पर अपने को पता तो है ना इसके रूट्स क्या है करके, 10th वाले, वो तो अपने को पता है, वही कमजोर बच्चा था जिसको अपन सब मिलके चिढ़ाते थे। अभी ये क्या है, अचानक ऐसा तुम समझो छुट्टी के बाद एकदम थोड़ी अलग ही रूप में आया है, एकदम मस्त है ना। तो अभी इससे सब लोग बातचीत वगैरह कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। पर अपने को तो पता है ना कि ये क्लास 10th में क्या था। ठीक है, तो ये भूलने का नहीं है ना। तो उसमें तुम जब बेसिक इलस्ट्रेशंस कर लोगे तब तुम्हें इसमें जो ईज है वो तुम्हारी बढ़ जाएगी। ठीक है क्या, अभी हो सकता है तुम अनईजी हो रहे होगे, है ना। वैसे तो इसमें भी अनईजी होने की कोई ऐसी बात नहीं है, पर अनईजी तुम थोड़े ज्यादा हो जाओगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में, और थोड़े ज्यादा हो जाओगे, क्योंकि उसमें मैं बेसिक इलस्ट्रेशन स्किप करने वाला हूँ। और वो उसके बाद के जो थोड़े सवाल हैं वो मैं एक्चुअल में उठाकर तुम्हारे सामने रखूंगा। तो उसमें मेरा ऐसा, मैं फिंगर्स क्रॉस करके इस तरह से ऐसा रखा हुआ हूँ, क्योंकि वो टॉपिक ही इतना झंडू और आसान है, ये प्रोग्रेशन वाला इतना आसान है कि उसमें भी तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेते मैंने उसके बेसिक इलस्ट्रेशन स्किप कर दिए, कौन से वाले बेसिक इलस्ट्रेशन, कि जीपी में पहली टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, निकालो 10वीं टर्म, ऐसा। जीपी में फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, निकालो 10 टर्म के, तुम्हारे पास समेशन निकालो, 10 टर्म का समेशन निकालो। तो इस टाइप के जो छुटकुट 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 वाले सवाल हैं, ये वाले पहले बेसिक एक किताब उठाओ, उसके सॉल्व अनसॉल्व पूरे लगा देने का, पहले सॉल्व वाले पूरे लगा लेने का, उसके बाद अनसॉल्व भी लगा लेने का, बनता बराबर बनता। एनसीईआरटी या फिर स्टेट वाली जो तुम्हारे बुक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड प्रिस्क्राइब्ड जो बुक है, वो उठाओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ढूंढो सीक्वेंस और सीरीज वाला, उसमें एपी जीपी एचपी क्लब करके एक चैप्टर रहेगा, उसके जो बेसिक सवाल हैं लगा लेने का, अनसॉल्व वाली एक्सरसाइज कर लेने का। एक दिन के अंदर बराबर ये तीनों सीरीज वाला काम खत्म होता है। उसके बाद इन इलस्ट्रेशंस को करने का। तो इलस्ट्रेशंस को करोगे कैसे, पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही, उसी के जो सॉल्व एग्जांपल्स होंगे उसको कर लेना, उसमें 10th तुम्हारी ब्रश अप हो जाएगी। उसके बाद ही पीडीएफ के इलस्ट्रेशंस पर धावा बोलना। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो जो सादी किताब है तुम्हारी, उसके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक एक वर्ड पढ़ना अच्छे से, है ना, और उसमें वो छोटे छोटे जो सवाल रहते हैं उसके वो लगा लिए। उसके बाद
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के उसके अनसॉल्व्ड वाले भी सवाल सॉल्व कर लिए। उसके बाद फिर ये पीडीएफ में आना, पीडीएफ के फिर सारे इलस्ट्रेशंस जो 6, 8, 9, 10 जितने भी मैं लाया हूँ वो उसको कर लोगे। ऐसा ये सीक्वेंस फॉलो करना, मतलब छोटे सवाल करके ही पीडीएफ में फिर कूदना, ध्यान रखो। तो ये पैटर्न एक्चुअल में पहली बार तुम्हारे साथ फॉलो किया जा रहा है, बिकॉज ये बहुत सारे ऐसे छोटे इलस्ट्रेशंस वाला काम था जिसको अगर मैं करवाऊंगा तो 2-3 दिन निकल जाएंगे, और 2-3 दिन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हम जानते हैं, है ना। मैं चाह रहा कि अब उसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है, अब मैं तीसरी टर्म निकाल रहा हूँ, पांचवी टर्म निकाल रहा हूँ। ये सब तो यार तुम खुद से भी लगा सकते हो आराम से, इसमें क्या दिक्कत है। तो वो वाली चीजें तुम ही करोगे भी। अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं एसएन के बेसिस पर। ये चल क्या रहा है अभी, एसएन के 8 इलस्ट्रेशंस किसको करने हैं, तुमको, सादे वाले। मैं क्या करवा रहा हूं, आखिरी के 3 इलस्ट्रेशंस, है ना। इसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक पे मूव कर जाऊंगा मैं। अगला इलस्ट्रेशन देखेंगे। तुम्हें दिया है, इनफैक्ट फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स of the AP A1, A2, A3 dot AN, if it is known that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is A1, A5, A10, हाँ A15, A20, A24, ये है 224 के बराबर। हमें दिया गया है कि ये क्लास 10th का बच्चा कर लेगा, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, समझ गए क्या, ध्यान रखना। तो पहले ही सवाल को थोड़ा तो नीची नजर से देखना है तुमको, ठीक है क्या, कि भाई क्लास 10th के सिलेबस का भाई हम लोगों को सवाल करवाया जा रहा है। ध्यान रखोगे, क्लास 10th में भी ये चीज तुम्हें दी जा सकती थी। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कल भी कहा था, मुझे जैसे 10th में जब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ा रहा हूँ या फिर जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मुझे ज्यादा दिमाग उस चीज में लगाना पड़ता है कि क्या क्या चीजें नहीं बतानी है। उसमें ज्यादा दिमाग, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है कि भाई यहाँ पर खुद को रोकना है, ठीक है। तो अभी तो ऐसा कोई रोकने पोकने वाला कुछ है नहीं, अभी तो बिंदास, अब तो जितना टैलेंट है, जितना आता है, वो सारी चीजें कैसा पोर कर देनी है मेरे को, ठीक है क्या, तुम्हारे ग्लास को एकदम भर देना है बढ़िया से बराबर। उसमें 10वीं में क्या होता है कि बहुत सारी चीजों पर लिमिट लगानी होती है कि भाई ये तुमको नहीं, इस पे आगे बढ़ना है। तो उस पर ज्यादा दिमाग लगा है मेरा एक्चुअल में, कि क्या क्या चीजें, जैसे अब कुछ कॉमन बाउंड्री वाले जो कुछ टॉपिक्स थे, ठीक है क्या, तो उस समय ज्यादा दिमाग एक्चुअल में इसलिए लगता है कि उसमें क्या चीजें नहीं बतानी है। एनीवेज, तो ये 10वीं का ही इलस्ट्रेशन है, ये बात ध्यान में रखो। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, पर इसमें भी एक खास चीज तुम लोगों ने नोटिस की होगी, की है क्या, एक खास चीज तुम लोगों ने नोटिस की होगी। यहाँ देखो टोटल टर्म्स कितने हैं, 25। अभी बताओ एक खास चीज तुमने नोटिस की है क्या, क्यों इस सवाल को तुम्हारे सामने क्यों डाला गया है। कोई ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल तो ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देकर तुमसे पांचवी टर्म कैलकुलेट करवाएंगे, 10वीं में थोड़ी हो। कुछ ना कुछ तो होगा इस सवाल में, क्या तुम उस चीज को नोटिस कर पा रहे हो क्या। तुम्हें कल का वाला वीडियो देखना पड़ेगा, है ना, कल वाला वीडियो तुम्हें देखना पड़ेगा। उसमें देखो जो खास चीज डिस्कशन हुई है, जो 10वीं में डिस्कशन नहीं हुई थी, इसीलिए नहीं हुई थी बिकॉज एपी से रिलेटेड 2 या 3 बातें वो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताई थी, बिकॉज वो 10वीं के एग्जाम में कभी किसी जन्म में नहीं आ सकती थी। तो उसमें जो 2-3 बातें मैंने नहीं बताई थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन, है ना, वो जो अपन ने A1 प्लस A1 डैश वाला जो कंसेप्ट डिस्कशन किया, जो कल हुआ है डिस्कशन, वो तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। वो पहली बार ऐसा हुआ है कि कल की क्लास का मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, पहली बार हुआ ना आज तक। अभी कितना टाइम हो गया तुम्हें, 6 महीने हो गए अप्रोक्स क्लास करते हुए, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई वो वीडियो अपलोड नहीं किया, है ना। तो कल मुझे वक्त ही नहीं मिला एक्चुअल में, जरा भी एक बटन क्लिक करने का वक्त नहीं मिला है। मैं कल कब बेहोश हुआ हूँ मैं बता नहीं सकता, ठीक है क्या, कल कौन से वक्त पे मैं सोया हूँ मुझे खुद नहीं पता, अपने आप बेहोश हो गया मैं, है ना।
तो उसमें वो तुम्हें लास्ट वाले वीडियो में उस चीज को रिकॉल और रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है क्या, कि फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सेकंड टर्म और फिर लास्ट सेकंड टर्म दोनों का समेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें अब वो तुम्हें दिख गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर तुम अब देखो तो 24 टर्म है तुम्हारे पास टोटल। A1 प्लस A24 को देखो क्लब करो, प्लस A5 और A20 को देखो क्लब करो, प्लस A10 और A15 को क्लब करो। क्या ये चीज तुम्हें नजर आ रही है क्या? दिस इज व्हाट, दिस इज A1 प्लस A1 डैश। क्या नजर आ रहा है? दिस इज A5 फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड दिस इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। यही कंसेप्ट कल हम लोगों ने सीखा है। दिस इज 10th टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। क्या बोलते हो, है ना? इस चीज पर कमांड बनाना, इस चीज पर कमांड बनाइयो। अब ये चीजें अपने को पता है कि ये तो क्या किसके बराबर रहता है, ये सारी की सारी चीजें बराबर है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A1 प्लस A24, तीनों की तीनों बराबर ही तो है। नहीं लिख सकते ऐसा? बराबर लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, अभी इसको कैसे लिख लूंगा? इसका मतलब ये क्या आ गया मेरे पास, A1 प्लस A24 कितना आ जाएगा मेरे पास? ये मेरे को दे रखा है ना 224 के बराबर है, तो 224/3 ऐसा इसके बराबर आ जाएगा मेरे पास। ये कितना दिया हुआ है मेरे को? 224 है, ये तो गिवन है। तो ये देखो कितना आ रहा है मेरे पास, 70 कितना, 224 नहीं, 225 दिया हुआ है मेरे पास। वही बोला डिवाइड कैसे नहीं हो रहा। 225 दिया, सॉरी 225 दिया मैंने, 224 उतार लिया था, प्रिंटिंग एरर। ये तुम्हारे पास 75 हो जाता है। A1 और A24 का जोड़ अगर मेरे पास आ गया है तो ये क्या है तुम्हारे पास, टोटल टर्म्स तुम्हारे पास 24 है, तो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म। तो इसके बेसिस पर सम ऑफ टर्म्स तुमसे पूछी है, तुम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्या पूछा है देख, फाइंड द सम ऑफ S24 पूछा है तुमसे। S24 क्या होता है, यही तो होता है 24/2, है ना, A1 प्लस A24। तो ये तुम्हारे पास बड़ी आसानी से आ जाएगा 12 और 75 ऐसा। 12 75 कितना हो जाएगा, 12 5 60, 84, 900, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम ये निकाल सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को ये बात नहीं पता है तो वो देखो 10वीं का लड़का इसको कैसे करेगा। वो क्या करेगा, A5 को लिखेगा A प्लस 4D, इसको क्या लिखेगा A प्लस 9D। क्या उस तरीके से ये सवाल नहीं हो जाएगा क्या? अरे गिरते पड़ते तो वो ऐसे भी ले ही आएगा, इस सवाल को भी कर ही लेगा। या फिर करने की कोशिश कैसे करेगा, जैसे 10वीं का जो लड़का है वो कैसे करेगा इसको, A प्लस 9D, A प्लस 14D। नहीं, इंट्यूशन यही आता है ना सबसे पहले। तो वो नहीं, मतलब ये तुम्हारी नजर होनी चाहिए ये वाली, ठीक है क्या, ये वाली जो तुम्हारी नजर है कि यहाँ पर ये जो गेम चल रहा है ये तुम्हें नजर में आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो, ये नजर में आना चाहिए, ये नजर में आना चाहिए। समझ पा रहे हो? अच्छा, वरना फर्क क्या है फिर एपी 10वीं वाली और फिर 11वीं वाली में? ऐसा तो कोई फर्क ही नहीं रहा अगर तुम ये चीज नोटिस नहीं कर पाया तो 10वीं का छोरा या 10वीं की छोरी वो एक्चुअल में A प्लस 4D लिखेगा इसको, इसको A प्लस 9D, है ना, इस प्रकार से। और A और D में एक इक्वेशन लाएगा, फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आएगा कि यार A और D में तो एक ही रिलेशन है, अब क्या करूं। तो इसमें जो ज्यादा दिमाग वाला होगा वो क्या करेगा, देखो 24 टर्म्स हैं, 24 टर्म्स लेनी है एपी में, तो अब दे धन्नो, अब क्या करते हैं बीच की दो मिडिल टर्म, याद है क्या 24 टर्म्स कैसे सेलेक्ट करते करके एपी में तुम लोगों को ये भी बताया है इवन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, लास्ट ईयर बताया नहीं बताया, इवन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो हो सकता है उसकी खोपड़ी उस तरफ भी जाए कि चलो फिर जय भवानी, ठीक है क्या 24 टर्म्स लेते हैं एपी में। अबे 4 टर्म जब लेते हो ना एपी में तो वो 10वीं की मैक्सिमम लेवल है 4 टर्म। कभी 6 टर्म्स भी लियो क्या आज तक, इमेजिन कियो 4 टर्म भी नहीं कियो कभी एपी में। अगर वो कभी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे अगर गलती से अगर कोई सवाल आ जाए तो 3 टर्म्स के ऊपर नहीं बढ़ते वो लोग, है ना। आरडी शर्मा में 4 टर्म से ऊपर नहीं बढ़ा है कभी भी किसी सवाल में, ठीक है। तो ये 24 टर्म्स तुम इमेजिन करो, उसको खींचना, है ना, कितना गंदा जाएगा वो, है। 4 टर्म्स जब तुम लोगे तो उसमें कितना हो जाएगा वो, A-3D A+3D ऐसा होगा। जब उसके बाद 6 टर्म्स तुम लोगे तब वो A-5D A+5D होगा। अब सोचो ऐसी 24 टर्म्स उठानी है तुमको,
कितना गंदगी मचेगी, कितनी गंदगी मचेगी। लेकिन एक इंसान जिसको ये चीज नहीं पता है, a1 प्लस a1 डैश, a5 प्लस a5 डैश, ये चीज जिसको नहीं पता है, कल वाला कंसेप्ट जिसको नहीं पता है, उसके लिए बताओ मेरे को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये सवाल क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना, दिक्कत खूब मच जाएगी। अब ये चीज सोचो, अगर किसी 10वीं के लड़के या लड़की पर मेरे को अगर इंप्रेशन झाड़ना है, डराना है कि अरे तूने तो एपी पढ़ी है, बता तेरे को ये सवाल ही नहीं बन रहा है, तो इस तरह के टैक्टिक्स भी एक्चुअल में खेले जाते हैं। ठीक है क्या? जब मान लेते हैं जैसे लेट्स से जब सेल्समैन आते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी स्कूल में, तो इस तरह के टैक्टिक्स कैसे खेले जाते हैं कि यार देख तू तो 10वीं पढ़ रहा है, तेरे को तो कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये इस तरह के टैक्टिक्स कैसे खेले जाते हैं, ये बात ध्यान में रखो। उसमें जो एक्चुअल में अभी लेट्स से एनएलएम वगैरह के जो जिस कैलिबर के एक्चुअल वीडियोस गए हैं अभी तक के, जो भी अपलोड हुए हैं, फ्रिक्शन के जैसे जो अपलोड वगैरह हुए हैं, ऐसे ये बात ध्यान में रखना कि वो चीजें एकदम मतलब अच्छी हैं। ठीक है क्या? काफी अच्छी हैं, ये ध्यान में रखो। अभी जो जैसे ये सवाल है, सादा सा सवाल है, तो सिंपल प्लेन सा फॉर्मेट का सवाल है, लेकिन ये चीज तुम मेरे को एक बात बताओ, ये कभी किसी जन्म में एक्चुअल में तुम्हारे काम में नहीं आती। अब ये क्या मुझे लास्ट ईयर से नहीं पता है क्या? ये चीजें मुझे बहुत पहले से पता है ये सब। ठीक है क्या? लेकिन उसमें फिर भी 10th के सिलेबस में एक्चुअल में बहुत सारी चीजें मुझे ऐसी लिमिट करनी पड़ी है, बिकॉज सब लोग बैठते हो ना उसमें साथ में। तो अब जैसे मैं ये सारी चीजें अगर बताने लग जाता, ये सब अगर करने लग जाऊंगा, तो नंबर नहीं आएंगे, फिर नंबर नहीं आते। फिर हो सकता मान ले एक आदमी इंसान सरवाइव कर भी गया, है ना? क्या 9th 10th में 11th 12th नहीं कराई जा सकती? क्या एकदम कराई जा सकती है। मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि वो चीज एकदम पॉसिबल है। लेकिन अभी जैसे 10 से 12 लोग जो 90% क्रॉस यहाँ से किए हो, है ना, यहाँ का रिजल्ट है लास्ट ईयर का, तो 10 या 12 नहीं होता, फिर वो 1 या 2 रहता, फिर वो भी बड़ी मुश्किल से, है ना? तो उसमें वो चीजें अगर है ना, अगर आगे की अगर ऐसा कुछ अगर ये चीजें अगर तुम्हें बताने लग जाए, वैसे ये बहुत ही छोटी सी बात है ना, लेकिन उसका एडवांटेज मैं किस तरह से तुम्हें अभी दे दूंगा, ये बात भी तुम्हें शेयर की गई है बहुत अच्छे प्रकार से। ठीक है क्या? कि भाई एक इंसान जिसने 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं मान लेते नहीं की है, मान लेते उसने 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं 10वीं में नहीं की है, जो कि की जा सकती है और करनी चाहिए भी, हमेशा हमेशा करनी चाहिए वो, पर उसका एडवांटेज किस प्रकार से तुम्हें मिलेगा, इसके बारे में बहुत अच्छे से तुम्हें बता चुका हूँ विस्तार पूर्वक। ठीक है क्या? अच्छे से बता चुका हूँ कि वो वाला एडवांटेज तुम कैसे उठा सकते हो करके, है ना? हाँ, ये अलग बात है कि उसके लिए तुम्हें दिन में मतलब हो सकता है 10 आवर्स प्लस एक्चुअल में लगाने पड़े, और लगाने ही पड़ेंगे भी, जो कि अभी तुम लगा भी रहे होगे। ठीक है? लेकिन ध्यान में रखना, उस एडवांटेज को लेने का अप टू जुलाई तक ही टाइम होगा, है ना? ना अप टू अप्रैल मई, है ना, तक ही तुम्हारे पास टाइम है, जो अप्रैल मई आने वाला है तब तक ही। उसके बाद एक्चुअल में फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं है फिर वो एडवांटेज वगैरह लेने का, तब तक कि जितना तुम ले सके ले सके, तो उस टाइम तक तो ले ही लोगे अगर ईमानदारी से काम करोगे तो। ठीक है? और वो चीज तुम्हें सारी बताई जा चुकी है, किस प्रकार से वो पीछे का जो तुम्हारा 9वीं 10वीं में जो तुमने 11वीं 12वीं नहीं की, वो वाला एडवांटेज तुम कैसे ले सकोगे, उसके बारे में वो कैलकुलस का जो पोर्शन है तुम्हें जो फिनिश करना है, तो उसके बारे में ऑलरेडी तुम्हें बताया जा चुका है अच्छे से, और बहुत अच्छे से बताया मैंने ठूस के दिमाग में। ठीक है क्या? तो उसका एडवांटेज लेना, पूरा एडवांटेज उठाना, है ना? उसके लिए तुम्हें जितने नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करने पड़े वो करना। वो अगर तुम नहीं करोगे तो फिर सिलेबस एक्चुअल में तुम्हें डिक्टेट करेगा, ये बात ध्यान में रखना। तुम फिर कमांडिंग पोजीशन पर नहीं रहोगे। ठीक है क्या? तो यहाँ देखो, आगे अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल है एसएन का आखिरी, यहाँ पर है अपने पास तुम लोगों का फेवरेट सवाल, इसको मैंने उठा लिया है। इफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इफ द एपी whose common difference is non-zero, पहले ही बताया गया है सवाल में, कॉमन डिफरेंस is non-zero, the sum of first three n terms, 10वीं का तुम्हारा सबसे पॉपुलर सवाल, the sum of first three n terms,
is equal to the sum of next n terms, है ना, ये दिया गया है। अब जो ये नेक्स्ट एन टर्म्स वाला जो बवाल है, ये अपने को पता है ये बवाल क्या है ना, लास्ट ईयर भी किया है ये बवाल बहुत अच्छे से। फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एन टर्म्स टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू एन टर्म्स। ऐसा साफ साफ लिख देता हूं ऐसा। मेरे ख्याल में सवाल तुम समझ गए होगे। वो जो नेक्स्ट नेक्स्ट वाली जो ये चीजें कर रहा है ना, उसका अपने पास फॉर्मूला नहीं है, ये तो तुम्हें याद आ ही गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वो कर रहा है, मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। जैसे A1 A2 A3 मानते A4 है मेरे पास, A5 है लेट से, ऐसा ये टर्म्स है मेरे पास। तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स तो ये हो गया, सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स वो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। तो इस चीज को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। पर याद करो लास्ट ईयर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है कि जैसे मुझे वो कहेगा सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, जैसे A4 प्लस सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, सॉरी A4 प्लस A5 की अगर वो मुझसे बात करेगा तो मैं क्या करूंगा, S5 माइनस S3 कर दूंगा, ऐसा। क्या ये चीज याद आ रही है? लास्ट ईयर इसके बारे में डिस्कशन हुआ है हम लोगों की क्लास में। ये चीज किस प्रकार करते हैं, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने पहली बार ये नेक्स्ट वाली चीज देखी होगी, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी किसी भी कायदे की जगह अगर मैं अगर बैठा हो और ये नेक्स्ट वाला जो टर्म है उसके सामने आए ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है क्या? तो हाँ, 10वीं में ये चीज नहीं आती है, 10वीं में भी आती है, याद करो हाउस नंबर्ड एक्स, उस टाइम पे भी ये चीज आती है तुम्हारे सामने। हाउस नंबर्ड एक्स है ना, 49 वो घर थे, 49 हाउसेस थे, 49 या 50 पता नहीं क्या, जिसका 35 आंसर आता है। तो वो वाला जो सवाल था एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, जो ऑप्शनल प्रॉब्लम्स रहते थे ना स्टार मार्क वाले, उसमें था ये सवाल। तो उस टाइम पे ये चीज तुम्हारे सामने आ चुकी है ऑलरेडी, अगेन क्लास 10th का एक क्लासिक सवाल। तो कैसे और किस प्रकार करेंगे इस सवाल को, देखो एक्चुअल में इसको कंसेप्ट तो तुम जानते हो ऑलरेडी, घर वाला सवाल तो किया ही था, है ना? तो वही सेम है, इसको बस लिखना है, अलजबरा में थोड़ा सावधानी रखनी है और कुछ नहीं। किस प्रकार करोगे इसको, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस नॉन जीरो है, पहले ही बता दिया गया है। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री एन टर्म्स, तो मामला कैसा होगा, देखो A1 A2 है, ऐसा करते करते पहले तो 2n तक तुम गए होगे, उसके बाद है, ऐसा करते करते के बाद डॉट 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 फिर 3n तक तुम गए होगे, और उसके बाद और नेक्स्ट 2n टर्म्स भी और घुसा रहे हो। देखो सम ऑफ फर्स्ट 3n तक तो गया, वो 2n भी आ रहा है, 3n भी है, 2n के बाद बोल रहा और 2n और, इसका मतलब A3n+1 से डॉट 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 A4n तक भी गया है। इसको थोड़ा सरका ही लेते हैं अपन, ऐसा। अब देखो ध्यान से, वो 4n तक भी गया है, ये बोल रहा हूं मैं। अब देखो बोलना है महाशय का, इफ द सम ऑफ, ध्यान से अक्षर पढ़ोगे, ध्यान से देखो अक्षर पढ़ो, सम ऑफ फर्स्ट थ्री एन टर्म्स, अलजेब्रा बेस्ड सवाल है, प्योर अलजेब्रा बेस्ड सवाल है, न बने ऐसा इसमें दम नहीं है। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री एन टर्म्स, यानी इसकी बात चल रही है, ये पूरे मसाले की, ये पूरे मसाले की सम ऑफ फर्स्ट थ्री एन टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट एन टर्म्स, यानी ये ऐसा, ठीक है। तो पहले ही अपने को दिया क्या हुआ है, पहले ही अपने को क्या दिया हुआ है, S3n बराबर सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, है ना। तो जो Sn डैश है ये तो मेरे को गिवन है, तो जो Sn डैश है सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, मतलब 3n के बाद नेक्स्ट n टर्म्स, ये समझ रहे हो,
3n के बाद द सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज के बारे में बोला जा रहा है, ये वाली चीज के बारे में, ठीक है, ये वाली चीज के बारे में बोला जा रहा है। तो ये अगर मेरा S3n है तो ये मेरा हो जाएगा यहां से Sn डैश आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट n टर्म्स का जो समेशन है वो मैं कैसे निकालूंगा, क्या करता हूं, 4n टर्म्स का समेशन माइनस 3n टर्म्स का समेशन। इसमें दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं जो 10th वाली क्लास भूल गया हो, बुरा तो नहीं लगा किसी को ये लिखने पर? है कोई सदमे में है तो बता दो भाई कि सर मैं तो कोमा में आ गया हूं, है ना, या अब तो आ गई हूं, अब तो दोनों जेंडर यूज करने पड़ेंगे अपने को। कोई कोमा में तो नहीं चला गया है? कोई कोमा में चला गया तो बताओ मेरे को तुरंत, मैं जगाता हूँ नींद से। डिजिटल का सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर कोई कोमा में चला भी जाता है तो उसमें उसको मनी मन क्या बोलते रहना है कि तू बोल ले, जितना बोलना है बोल ले, तू जितनी होशियारी मारनी है तू मार ले, मेरे पास रिकॉर्ड होके तो आएगा ही, तब देख लेंगे तेरे को। तब उस टाइम पे इतनी बार रिवाइंड कर करके देखेंगे कि देखते हैं पगला बोल क्या रहा था, है ना। अभी मनी मन तुम इस बात से खुश हो सकते हो कि रिकॉर्ड करके तो डालेगा, अभी जितनी होशियारी मारनी है मार ले, ठीक है क्या, रिकॉर्डेड तो डालेगा, पीडीएफ तो डालेगा, तब देखेंगे, तब बताएंगे तेरे को। अभी रुक, अभी शांति से अपन बैठते हैं। अगर कोई ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर रहा है तो उसमें देखो तुम थोड़ा ये रखा करो कि अपनी स्पीड, है ना, वैसे तो मैंने कोई ऐसा कोई स्पीड वाला काम किया नहीं है, ऐसा कोई भयानक फाड़ू, लेकिन अगर तुम पीछे हो रहे हो गलती से, है ना, जो ग्रास्पिंग स्पीड है वो अगर तुम्हारी कम, तुमको ऐसा लग रहा है कि हो रही है, यार बोलने की गति मेरी ज्यादा तेज है और जिस गति से मैं कंसेप्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ वो गति कम है ना, ओवरफ्लो हो रहा है, जैसे ओवरफ्लो, तुम्हारा ग्लास कैसा ओवरफ्लो हो रहा है, तो तुम्हें अपनी ग्लास की कैपेसिटी फिर बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा, ये ध्यान में रखो। अगर चीजें तुम्हें स्लो लग रही है तब मामला ठीक है फिर, है ना, स्लो ही लगना भी चाहिए क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, क्लास 10th में हो चुकी है, स्लो लगना भी चाहिए, ठीक है। तो रिलेटिव रहता है ना, हर व्यक्ति अलग है, अब है ना, पर्सन एक्स अलग है पर्सन वाई से, ठीक है। तो उसमें इस बात का तो ध्यान रखोगे कि रिवाइंड वाली फैसिलिटी तो रहेगी ही तुम्हारे पास बिंदास, तो रिप्ले तो कर ही सकते हो, और 2x 3x ये सब भी रहता है ऑप्शन। जैसे अगर कुछ चीजें अगर तुम्हें ऐसा पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक है तो मेरा पूरा एकदम क्लियर है, तो उसको थोड़ा गति बढ़ा ली अपनी, है ना, 2x वगैरह में भी फॉरवर्ड तुम कर सकते हो, है ना। हाँ, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो बोलो, ये काम तो मैं 10वीं में ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये काम मैंने 10वीं में ऑलरेडी किया है। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। रेशियो हमें किन चीजों का निकालना है उस पर बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए इस चीज को। तो इससे मेरे पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ S3n बराबर S4n, ये आता है मेरे पास। अब इसको लिखने का तो तरीका बच्चा बच्चा जानता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बी पेशेंट। कहीं अगर मैं गलती करूं और सालों अगर तुमने बताया नहीं, बहुत लात खाओगे, मैं बता रहा हूँ। तो कैलकुलेशंस में थोड़ा सावधान रहियो, आंखें खुली रखना। है, कहीं अगर मेरे से सिली मिस्टेक अगर हो गई, आंसर मैच वैच नहीं किया ना, बहुत ही लाती लात खाओगे तुम। ये दुक्की दुक्की हटा लो, और क्या क्या जा रहा है, ये दुक्की एक और हटा लेते हैं, यहाँ पर 2n कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कितना, देखो n को तो पहले ही सरका लो, n भी सरकाओ, तो पहले n हटाओ, यहाँ से n हटाते हैं, है ना, n भी तो हटा सकते हैं। अब देखो क्या आएगा, 3 2 6 6a, ठीक है, ये दुक्की भी एक्चुअल में अपन हटा लिए रहते पहले ही, तो ज्यादा सुखी रहते साला। चलो खैर सॉल्व कर लेते हैं। 6a, अच्छा, उसके बाद 2 2 और यहाँ 6a प्लस कितना आ रहा है, ये हो जाएगा मेरे पास 9n - 3 टाइम्स d, ऐसा।
ये हो गया LHS। RHS आएगा मेरे पास 8a प्लस 16n माइनस 4। कदम मैं एकदम फूक फूक के लिख रहा हूँ। क्या होता है कि सिली मिस्टेक अगर हो जाए तो पूरे सवाल बताने का फिर मजा किरकिरा हो जाता है। यार वो 4a है, क्या बोल रहा बे? 4a होगा। क्या 4a होगा साले? अच्छा RHS। अच्छा अच्छा। 4 से क्यों मैंने फिर मल्टीप्लाई कर दिया? ओह, तो ये पूरा फिर 4 से क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया बे? मैं 4 से ठोक दिया इसको पूरा। तो इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा। 4a प्लस ये चीज हो जाएगी 8n माइनस 2d, ऐसा है। देखो भाई, अगर सिली मिस्टेक हुई तो जिम्मेदार तुम रहोगे, मैं नहीं। तो यहाँ क्या मसाला आएगा अपने पास? 2a बराबर कितना हो रहा है? d को कॉमन रखो, 8n माइनस 2 माइनस 9n प्लस 3 कितना आ रहा है? माइनस एन प्लस 1। क्या बोलते हैं? इससे आ रहा है मेरे पास 2a बराबर 1 माइनस एन टाइम्स डी। चेक करना कहीं कोई लफड़ा तो नहीं है। अगर हुआ तो मरोगे तुम, मैं नहीं। भाई यार सीधी लाइन ही नहीं खिंचा रही है। ठीक है, द मसाला बिकम्स समथिंग लाइक दिस। अच्छा, नाउ व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? निकालना क्या है अपने को? उसने बोला है आप निकाल के बताओ ये रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एन टर्म्स और नेक्स्ट टू एन टर्म्स। इसका मतलब देखो, पापी चाहता है कि हम ये निकालें। ये देखो, ये हो जाएगा S2n और यहां से यहां तक हो जाएगा तुम्हारे पास मसाला S2n डैश, है ना? इसका रेशियो वो निकालने को कह रहा है। ठीक बात है, तो लिख लेते हैं नाउ। अब S2n अपॉन S2n डैश, ये रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। तो S2n डैश लिखने में एक्चुअल में जोर आता है, तो वो हो जाएगा ऐसा कुछ। क्या बोलते हो? इसमें अगर किसी को कोई परेशानी है तो पहले वो बताओ। ये जो है नेक्स्ट टू एन टर्म्स वाला जो फंडा है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना? ये चीज अभी की 10वीं की बैच को समझाने में मेरे को 1.5 घंटा लगा है, मैं बता रहा हूँ तुमको। अभी की जो 10वीं की बैच है उसको सिखाने में ये चीज मेरे को 1.5 घंटा लगा, और अगले दिन वो लोग पूरा फिर से नशे में थे, पूरा फुल हाई ऑन टल्ली, पूरा एकदम पूरा टुन्न थे, एकदम नशे में धुत। ये चीज मेरे को उनको सिखाने में 1.5 घंटा से ऊपर लग गई थी। उसी के बाद से मैंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, इस बैच को अगर कोई संभाल सकता है तो वो उर्वशी ही है। ठीक है, तो ये इसमें तो कोई तुमको दिक्कत नहीं है ना? ये बहुत ही छोटी और आसान सी चीज है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो यार ये तो बहुत, इसमें पेन घसनी पड़ेगी मेरे को, बाबा रे बाबा। ये तुम कर लोगे क्या यार? ये तो ये सवाल उठा के मैं फंस गया साला है। S2n क्या है? ये तो फालतू में कैलकुलेशन करवाएगा ये। 2n/2। सिली मिस्टेक्स का तुम ध्यान रखना, एकदम बराबर बता रहा हूँ मैं, आंखें खुली रख के। मेरा अगर सिली मिस्टेक वगैरह हुआ तो तुम लाते ही लात खाओगे, है ना? रेशियो आता है 1/5। आंसर है इसका मेरे पास, आंसर आता है इसका 1/5। आंसर इज 1/5। आंसर है 1/5। ठीक है क्या? तो आना चाहिए अपना भी। तो यहाँ देखो प्रभु, 2n/2, फिर क्या लिखोगे? हैं? ये सब में मैं सावधान हूँ, ऐसा। उसके बाद नीचे क्या है? 4n/2 ये मसाला है।
थोड़ा अगर काट छाट अगर यहाँ पर हम करें तो क्या आवेगा, देखो n/2 उसको तुम पूरा एक साथ जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हो, क्या बोलते हो? अब क्या आ रहा है, कुछ और काम कर सकते हैं क्या वन? ऊपर अपने पास क्या है, 2a बराबर क्या है, हाँ 2a बराबर है 1 माइनस एन डी, उसको फोड़ो साले को, ये 2 को रखो बाहर, अच्छा 2 को भी उठा के बाहर फेंक सकते हो तुम, यहाँ देखो इस 2 को उठाओ, इसको फेंको, ये 2 ऊपर से, यहाँ से नीचे से देखो एक 2 बचेगा यहाँ पर और ये 2 गायब हो जाएगा, समझ पा रहे हो? अच्छा ऊपर देखो और क्या तुम लिख सकते हो, 2a है ना, सब जगह 2a 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 बना हुआ है, उसकी जगह क्या करो, रखो तुम 1 माइनस एन डी, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि वरना ओरल भी कैलकुलेशन से वो मैं कर सकता था, 2n माइनस 1d, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस इस बात का ध्यान रखेंगे, तो 2 टाइम्स अंदर बचता है 1 माइनस एन टाइम्स डी प्लस 4n माइनस 1 टाइम्स डी माइनस 1 माइनस एन डी प्लस 2n माइनस 1 टाइम्स डी, ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, डी बाहर रखो, अंदर क्या बचेगा, एन एक बच रहा है और +1 और -1 ये तो हट जाएगा, नीचे क्या है, नीचे जो चीज बचेगी वो है 2 टाइम्स डी को अगर तुम बाहर रखो तो +1 -1 हट जाता है, 3n बचेगा, माइनस डी को अगर मैं बाहर रखता हूं तो अंदर बचेगा 2n माइनस एन, वो देगा मुझे n, और +1 -1 ऐसे भी कट जाएगा ऐसा, तो यहाँ देखो जो चीज आ रही है मेरे पास आ रही है nd डिवाइडेड बाय 5nd, nd और nd कट जाते हैं और इससे अच्छी चीज तो हो नहीं सकती, क्या बोलते है ना, तो दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल अलजेब्रा बेस्ड सवाल था, इसमें कोई ऐसा बड़ा तोप भी नहीं मार लिया अपन ने सही आंसर लाके, 10th का ही सवाल था ये, सादा सिंपल बेसिक, तो मेरे ख्याल में एसएन वाले फॉर्मूले से अब तुम थोड़ा बहुत तो यूज टू हो गए होगे, इस सवाल में किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोले, कुछ ऐसा जो तुम्हें तकलीफ दे रहा हो तो बताओ मेरे को, सादा सिंपल एकदम सुलभ टिकाऊ प्यारा सा सवाल, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें ना समझ में आ रही हो तो बताओ मेरे को, ठीक है। इसके बाद अगला एक छोटा सा कंसेप्ट है अर्थमेटिक मीन्स का, उसको देख लेंगे, है ना, उसके बाद तुम्हारे पास पहला प्रॉब्लम सेट आ जाएगा 18 सवालों का, ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन्स उसको देख लो जरा, एम बोलेंगे अब से इसको हम, यहां देखोगे ध्यान से, अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, इसके बीच में लेट से तुमने ऐसे नंबर्स इंसर्ट किए सच दैट, है ना, ये सारे के सारे नंबर्स एपी में हो गए, ठीक है, let's say a and b are two given quantities and we have to insert n quantities such that a1 capital A2 up to capital an comma b form an ap, तब हम ये कहते हैं कि कैपिटल A1 कैपिटल A2 up to कैपिटल an are arithmetic means between small a and small b, ऐसा, ये ध्यान में रखो, तो ये अगर ap हो जाती है, ये अगर ap हो जाती है then we say that our arithmetic means
एम्स। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक लाइन लिख दूं यहाँ पर, इफ a1 a2 a3 dot 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 an are so inserted between a comma b such that a comma a1 comma a2 dot 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 an comma b is in ap is an ap, then a1 a2 an और am। ऐसा ये लिख भी दिया तुम्हारे सामने प्रॉपर। तो जैसे अगर तुम्हें बोला जाए कि मान लेते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर्स उठा लो, मानते मैंने उठा लिए 5 और लेट्स सपोज 50 उठा लिया, ऐसे दो नंबर्स उठा लिए मैंने। ठीक है, कंसीडर टू नंबर्स है ना, ऐसे दो नंबर्स उठा लेते हैं, मान लेते हैं इसके बीच में लेट्स से इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स, ऐसा ये एक सवाल है, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ऐसा अगर तुमको 5 अर्थमेटिक मीन अगर घुसाने। ठीक बात, तो किस प्रकार से करोगे, a1 a2 a3 a4 ऐसा किस प्रकार से करोगे, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस कैसा आ गया, 2 a1 a2 a3 है ना, a5 ये चीज और b यानी 50, ये क्या है तुम्हारे पास, एक एपी है। तो बस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए तुम्हारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 5, तुमने इंसर्ट किए और दो नंबर्स तो पहले से थे तुम्हारे पास, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तुम्हारे पास 7। तो 50 इक्वल्स टू 2 प्लस 7 माइनस 1d, तो इससे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारे पास, कितना आ रहा है देखो 48/6 बराबर d, तो ये हो जाता है 8, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आ रहा है अपने पास 8 का। तो बस हो गया, a1 हो जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस डी, a2 हो जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस 2d, a3 will be 2 plus 3d, a4 है ना 2 plus 4d, a5 ap की तो टर्म्स है 2 plus 5d, हो गया खत्म, नहीं क्या, तो कितनी आ जाएंगी देखो टर्म्स, 10 18 26 34 42। ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोले, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ मेरे को। रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, वहाँ पे 7 कहाँ से आया था? अबे 5 अर्थमेटिक मीन तूने डाली बीच में, दो नंबर तेरे पास पहले से हैं, तो जो एपी है, हाँ रिजल्टिंग एपी जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी, 7 बनेगी ना, नहीं? हाँ, किसी को कुछ और अगर बोलना है तो बोलो, कुछ भी नहीं है इसमें यार। अच्छा, तो जैसे इन जनरल अगर तुम मान लेते हैं n अर्थमेटिक मीन्स अगर इंसर्ट अगर कर रहे हो, n AMs बिटवीन a एंड b, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, a a1 a2 a3 an कॉमा b, ये चीज किस में हो जाएगी, AP में। इसका मतलब b क्या रहेगा तुम्हारा, b इज n प्लस 2th टर्म ऑफ AP, ये बात तो ट्रू है। इसी तरीके से तो ऊपर वाला सवाल भी सॉल्व किया है, इसका मतलब b क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स d, इससे देखो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा,
कॉमन डिफरेंस आएगा तुम्हारे पास b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। कॉमन डिफरेंस जहां आ गया उसके बाद देन अर्थमेटिक मीन्स कैन वेरी इजीली बी फाउंड आउट एज a1 बराबर a प्लस डी, a2 बराबर a प्लस टू डी एंड सो ऑन सो फोर्थ, an बराबर a प्लस एन डी। उसके बाद तो फिर तुम सब कुछ कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई लफड़ा नहीं। दीज आर द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स। किसी को कुछ बोलना है तो बोले। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है अर्थमेटिक मीन्स की, है ना, नोट डाल के मैं लिखवा देता हूं। द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स है ना बिटवीन टू नंबर्स is n times single am between them। ये बात ध्यान में रखना। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं, सिंगल एम का मतलब क्या होता है? सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या रहेगा तुम्हारे पास? जैसे सिंगल अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब है? जैसे अगर एक ही, अगर तुम बीच में अगर कैपिटल ए अगर घुसाते तो वो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होती है? सिंगल अर्थमेटिक मीन। ये सिंगल अर्थमेटिक मीन है तुम्हारे पास, दिस इज सिंगल अर्थमेटिक मीन, सिंगल एम। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे पास? बीच वाला टर्म हमको पता होना चाहिए, एवरेज होता है ना, बाकी दोनों टर्म्स का एवरेज होता है ना, अगर तीनों टर्म्स एपी में है तो। सिंगल अर्थमेटिक अगर ये है, ये एपी हो जाएगी फिर, है। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन इज दिस, ये आ गया अपने पास सिंगल अर्थमेटिक मीन, ऐसा। तो एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं? a1 plus a2 plus a3 that is sum of all the arithmetic means a1 plus a2 plus a3 dot 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 an। बोल रहे हैं n times a plus b by 2 ऐसा होता है, ऐसा। दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल अर्थमेटिक मीन, दिस इज सिंगल अर्थमेटिक मीन, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं, इस ऐसा ही रिजल्ट तुम ज्योमेट्रिक मीन्स के साथ भी पाओगे, है ना। और हार्मोनिक मीन्स वाला जो रिजल्ट है, चलो खैर अभी वहां तक नहीं जाते। मतलब जब हार्मोनिक मीन्स को, सॉरी, जब अर्थमेटिक मीन्स को जब तुम जोड़ते हो तो वो चीज किसके बराबर आती है? n टाइम सिंगल अर्थमेटिक मीन के बराबर आती है, जो कि बड़ी आसानी से देखा भी जा सकता है। एलएचएस देखो तुम्हारे पास क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an है। तो ये चीज क्या है? ये एक एपी है कि नहीं? दिस इज एन एपी विथ n टर्म्स। तो एलएचएस एक्चुअल में किसके बराबर है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर है कि नहीं है? और लास्ट टर्म का एक्सप्रेशन तो हम लोगों ने अभी ताबड़तोड़ निकाला ही है ऊपर से। लास्ट टर्म का एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे? एन डी अपन निकाल चुके हैं, डी अपन निकाल चुके हैं। अच्छा नहीं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? ये तो ऐसे ही हो गया ना। यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? ए, और लास्ट टर्म क्या है अपने पास? बी। ये तो ऐसे ही आ गया है, ठीक है कि नहीं? तो ये इसी के बराबर हो गया, और क्या, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही छोटा सा रिजल्ट है, ध्यान में रखना, क्या पता कहीं काम आ जाए। दिस इज n मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी बाय 2। ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्या पता कभी कुछ डायरेक्टली अगर पूछ ले ऐसा, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी, ऐसा। ध्यान रखो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब अर्थमेटिक मीन के ऊपर तुम्हारे पास कुल 4 सवाल होंगे जो मैं यहाँ से तुमको भेजूंगा, पीडीएफ में मिलेंगे तुम्हें। इलस्ट्रेशंस ऑन अर्थमेटिक मीन्स, ये मैं लिख लिख कर इसीलिए दे रहा हूँ
ताकि तुम्हें पता रहे कि कहां पर कौन सी चीज है। इलस्ट्रेशंस ऑन एएम, ये 4 इलस्ट्रेशन है तुम्हारे पास, 4 इलस्ट्रेशंस रहेंगे, उसमें मैं एक भी नहीं ले रहा हूँ। वो सारे के सारे तुम्हें बेसिक किताब से पहले उसका कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस बनाकर देखने हैं, उसके बाद में फिर इन पीडीएफ वाले इलस्ट्रेशंस को ट्राई आउट करना है। तो 4 इलस्ट्रेशंस रहेंगे तुम्हारे पास अर्थमेटिक मीन्स पर। इसके बाद प्रॉब्लम सेट भी रहेगा, प्रॉब्लम सेट को मैं इसी में चिपका दूंगा। इसके बाद रहेगा तुम्हारे पास प्रॉब्लम सेट 1, जिसमें 18 सवाल हैं। अच्छा, अब उन 18 सवालों की जो आंसर की है उसको भी मैं तुम्हें उसी में चिपका के दे दूंगा, है ना। आंसर की उसी में चिपका के दे दूंगा मैं। अब ये 18 सवाल और जो पीछे के सम ऑफ एन टर्म्स है ना, जो तुम्हारे पास अर्थमेटिक मीन, जो तुम्हारे पास जनरल टर्म, जनरल टर्म का भी तो कल मुझे देना था ना, आज ही दूंगा। ये प्रॉब्लम सेट मिला के और सारे इलस्ट्रेशंस मिला के तुम्हारे पास कुल 35 सवाल हैं। अप टिल हियर 35 इलस्ट्रेशन के सवाल हैं, 35 और 18 प्रॉब्लम्स है तुम्हारे पास प्रॉब्लम सेट के, यानी ये हो जाता है तुम्हारे पास 53 प्रॉब्लम्स। ये 53 प्रॉब्लम्स आज एक दिन में तुमको बनाने का टारगेट रखना है, ध्यान रखो, उड़ा देने का, ठीक है क्या, उड़ा देने का, क्योंकि ये वाला काम ऑलरेडी किया भी हुआ है। एक अर्थमेटिक मीन्स का तो कंसेप्ट आया तुम्हारे सामने, वो भी क्या है, ऐसा झंडू पपलू सा तो है वो, कि अगर एन अर्थमेटिक मीन्स अगर घुसा दिए बीच में तो वो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म से अपने पास कॉमन डिफरेंस आ जाती है। नंबर ऑफ टर्म्स तो आ ही जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बस तुमको ध्यान में रखनी, 2 बढ़ा के कर लेना उसमें। वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो अपने पास फिक्स है ना, उसके बीच में कुछ अर्थमेटिक मीन्स घुसा रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ टर्म्स ही तो इंसर्ट कर रहे हैं, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और तो कुछ ऐसा कुछ नया भारी खास कुछ काम कर नहीं रहे। ठीक, तो आज एक्चुअल में दरअसल मैं क्लास थोड़ा अर्ली खत्म करूंगा 8 बजे, ठीक है क्या, ध्यान रखना, सो दैट तुम्हारा जो पीडीएफ है वो तैयार कर सकूं, तुम्हारा ही काम करूंगा और पीडीएफ फटाफट तैयार करके उसमें मैं तुम्हें दूंगा। एक्स्ट्रा अलग से टाइम है ही नहीं, मतलब तो इतना, वरना वो कल की तरह फिर आज भी छूट जाएगा वरना। तो मैं 8 बजे एक्चुअल में आज क्लास अर्ली ओवर कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एक्चुअल में मैं टच ये करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि साला पहले तुमने थोड़ा एक सवाल वगैरह बनाए नहीं है, अब उसमें मैं वो तुमको बच्चा खिलाने वाला काम करना नहीं चाहता, लल्ला लल्ला लोरी करके, कि वो पहली टर्म ये होती है, दूसरी टर्म ये होती है, देखो अब ये ऐसा वैसा, ठीक है। तो मैं उसमें बेसिक इलस्ट्रेशन अभी भी स्किप ही कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखो। तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग पर थोड़ी चोट लगे, ठीक है। तो ये अगर तुम पढ़कर अगर बैठते तो ही इसको फिर अभी अटेंड करने के लायक रहोगे, लेकिन अगर दिमागी चोट भी अगर लग भी रही है तो भी क्या दिक्कत है, रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आएगा ही तुमको, तो उसमें फिर कैसा तुम मरहम लगा ही लेना फिर, ठीक है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशंस के लिए एक पेज और प्रॉब्लम सेट के लिए भी मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, ये एक ही छोड़ता हूँ और उसी में नए पेजेस ऐड करके फिर ठूस दूंगा मैं, ठीक है क्या। अच्छा, तो ये यहाँ से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अपना शुरू कर लेते हैं। जीपी, इट इज फॉन्डली कॉल्ड एज जीपी, ठीक है, गप्पू। जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में क्या तो सर का नाम तो जी से कुछ था, लेकिन हम सब उनको गप्पू गप्पू कहते थे, उनका फर्स्ट नेम तो मुझे भी याद नहीं है, हम सब उनको गप्पू कहते थे। वो थे भी बड़े एकदम टेडी बियर समान, एकदम प्लश, मतलब एकदम मस्त, मतलब ऐसा टेडी बियर एकदम, मतलब एकदम प्योर टेडी बियर, मतलब उनका गोलाकार शेप था एकदम ऐसा, ऐसा शेप था उनका एकदम ऐसा मस्त, मतलब पूरा टेडी बियर। तो अपन सब उनको गप्पू कहते थे। वो बहुत ही प्यारे टीचर थे, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आने वाले रहते थे वो पहले ही हमें बता देते थे कि देखो यही आएगा, फिर भी लोग फेल मारते थे, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसा था, वीएनआईटी में 2 सुसाइड हुए हैं, है ना, मैथमेटिक्स के चलते, मेरे सामने रहते रहते, और मेरे से पहले तो पता नहीं और कितने हुए होंगे। तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की वजह से 2 सुसाइड मेरे सामने हुए हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, लोगों का बैक लग जाता है, बस, और फिर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट अपना निकालते रहते हैं वो लोग। है? तो
हमारे जो जीपी सिंह नाम था उनका, मेरे को जीपी सिंह, तुम सर्च करना V90 के, अगर अब तक अगर रिटायर ना हुए होंगे, क्योंकि उसी वक्त भी उनकी एज थोड़ा ठीक ठाक हो गई थी। जीपी सिंह, तुम सर्च करना कभी, गूगल सर्च तुमको मिलेंगे V90 में। जीपी सिंह नाम था उनका, हम लोग उनको गप्पू गप्पू कहते थे। तो सर्च करके खैर तुम क्या करोगे, मैं बस तुम्हें ये चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने वो एलुमनाई वाले पेज में अगर उनकी फोटो अगर दे रखी है, तो पूरा तो देते नहीं कभी, वैसे शक्ल ही देते हैं बस। तो उसमें एक्चुअल में तुम देखते कि एकदम बिल्कुल वो इंसान गोल था, एकदम राउंड, जैसे दुनिया कैसी गोल है, अर्थ कैसी गोल है, वैसा एकदम वो इंसान राउंड था पूरा। ठीक है, तो खैर, तो ये जीपी सुन के कैसा मुझे उनकी याद आ गया, जीपी सिंह थे कि वो जीपी सिंह थे मेरे ख्याल में, जहां तक है ना। तो गप्पू गप्पू हम उनको कहते थे, फर्स्ट नेम उनका यार, खैर चलो। तो वो मतलब ऐसे इंसान था कि भाई वो जरा भी बुरा नहीं मानते थे। जैसे अगर असाइनमेंट सबमिट करना है, तो हम लोग, मुझे याद है कि उनके ऑफिस के जो गेट लगा हुआ रहता था, ताला लगा हुआ रहता था, उसके नीचे से भी ढुलका देते थे। तो वो व्यक्ति उन असाइनमेंट्स को भी एक्सेप्ट कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हम लोग नीचे से ढुलका देते थे वो असाइनमेंट्स उनके ऑफिस के अंदर। वो बेचारे मतलब जब खोलते होंगे अपना गेट, तो उनको दिखता होगा ऐसा भड़बड़ भड़बड़, हो सकता है उसके ऊपर से वो चल के जा रहे हो, है ना। तो उनको मतलब उसमें भी वो इंसान कैसा एक्सेप्ट कर लेता था। तो अपने को जब पता है कि सामने वाला कितना बेंड हो सकता है, तो अपन उसी के हिसाब से हरकतें करते हैं ना। अब जैसे क्या है कि उर्वशी है, अब वो ये सब में बेंड होती नहीं कि नहीं, अरे काम एकदम टाइम से एकदम प्रॉपर, और ये ऐसा वैसा, ठीक है क्या। अब मैं क्या हूँ उसमें कि भाई अगर पकड़ में आए तब तो फिर गंदा मरोगे, लेकिन क्या है कि अब मैं उसमें उतना डिसिप्लिन के साथ एक इंसान का वो पीछे वाला वर्क है क्या नहीं है ना। अब वो उर्वशी कैसा है, जैसे वाइवा भी ले रही है, तो एक एक वर्ड देखेगी, कहाँ क्या कैसे। अब उसमें मेरा वाइवा वगैरह तो मैंने कभी लिया होगा, है ना, लिया तो होगा वैसे कभी ना कभी। जैसे क्या है कि उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है काम करने का ढंग, है ना? तो उस व्यक्ति का कैसा था वो, इसीलिए अपने को बड़ा पसंद आता था। वो इंसान कैसा है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड था, ऐसा बहुत पसंद बहुत आता था। एनीवेज, हम अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें अच्छे टीचर्स को अगर देखना है या फिर अच्छा एनवायरनमेंट देखना है, तो ये बात ध्यान में रखो, अच्छा कॉलेज होना नेसेसरी है। तुम्हें वो रामदेव बाबा या वाईसीसी वगैरह में, ये थोड़ा ऐसी बात नहीं कि वहाँ अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो एक बंच होता है ना ताकतवर लोगों का, बहुत ताकतवर लोगों का, जो लोग ऑल इंडिया रैंक क्रैक करके आते हैं, तो वो जो बंच है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी फिर कैसा अलग होती है, उस माहौल की जो स्पार्क होता है वो एक अलग होता है, ध्यान रखो। तो वो लोकल कॉलेजेस में वो चीज़ें मिसिंग होगी, होना ही है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर तुम किसी ऐसे रूम में मतलब 500 1000 रैंक वालों को अगर भर दो, तो उसमें वो एक जो एनवायरनमेंट बनता है, दैट एनवायरनमेंट इज़ वेरी इलेक्ट्रिक, दैट एनवायरनमेंट इज़ वेरी, जिसको कहते हैं एक्सुबरेंट। ठीक है क्या, बहुत खतरनाक होता है वो एनवायरनमेंट, बहुत ही खतरनाक। ठीक है, बहुत खतरनाक एनवायरनमेंट होता है। उस एनवायरनमेंट में तुम जैसे ही जाओगे, तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी पूरा एकदम बराबर। लेकिन अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ लोग बात कर रहे हैं कि आज फुटाला घूमने जाना है कि ट्रैफिक पार्क जाना है, अल्ले, तो वो फिर मामला ही पूरा भसड़ है। फिर उन लोग सोच भी उनकी कैसी रहती है कि यार क्या मैं बोलूँ अब, है ना? बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ अगर तुम्हारा आमना सामना अगर हुआ, तो उसमें एक इंसान की सोच कैसा डेवलप हो जाती है। और एक बहुत लंबा समय एक्चुअल में तुम अपने कॉलेज में बिताने वाले हो, 4 साल, तो वो दैट विल बी योर नेक्स्ट होम, तुम ऐसा समझ के रखो। तो अभी तो घर में अभी जितना रहना, अभी साल 1.5 साल है तुम्हारे पास, रह लो, उसके बाद तो फिर निकल ही जाना है सबको। ठीक है क्या, तो उसमें वो एनवायरनमेंट तुम सही चुनो, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे ऊपर तो रहेगा नहीं, वैसे तुम अपना बेस्ट दो, ताकि जिसकी वजह से वो चीज़ जो तुम्हें एंड में मिले, वो थोड़ी सम्मानजनक हो, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सम्मानजनक हो, ऐसा। ठीक है, अच्छी जगह वैसे बहुत है, ये ध्यान में रखो। पर्टिकुलर कॉलेज को ही या पर्टिकुलर टैग को ही टारगेट मत करना, अच्छी जगह बहुत सारी है। पर हाँ, इतना होना चाहिए कि प्रभु ऐसा किसी प्राइवेट वाइवेट में घुसने की नौबत ना आए, है ना, ये ध्यान में रखो। ये वाला नहीं होना चाहिए। वैसे उतना बुरा टाइम तो कभी आएगा भी नहीं। ठीक है क्या, तो अ, उसमें फिर तुम्हारी भी जो मेमोरीज वगैरह बनेगी, वो कैसा फिर अच्छी बनती है फिर। ठीक है क्या, ध्यान रखो। एनीवेज, तो
तुम्हें पता ही है कि किस पार्ट से मैंने प्रवचन शुरू किया था, तो इस पार्ट को तुम फिर तेजी से फॉरवर्ड कर देना, है ना, जीपी के जस्ट पहले। समझ गए? यहाँ मैं क्रॉस लगा देता हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर तुमको 5 मिनट कैसा तेजी से स्किप करना है। समझ गए? स्पीड से एकदम। एक क्रॉस तुमको याद दिलाएगा कि यहाँ पर प्रवचनबाजी शुरू हुई थी, तो 5 मिनट मेरे ख्याल में मैंने लिए होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। खैर, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आते हैं। मैं बेसिक्स तुमको सिखा देता हूँ, उसमें बेसिक्स में तुमको सिखा, पर वो सादे सादे छोटे छोटे इलस्ट्रेशन तुमको करने जरूरी है, बात ध्यान में रखना। अपनी बेसिक एक किताब उठाओ, उसमें छोटे छोटे इलस्ट्रेशन पूरे निपट दो और उसकी एक्सरसाइज भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर इन इलस्ट्रेशंस पर आ जाना। इलस्ट्रेशंस मैं तुमको चेप के दे दूंगा पूरा बढ़िया से बराबर, है ना, इसका पीडीएफ बना के एकदम मस्त, है ना, तो वो मैं तुमको एकदम बराबर देता। तो वो मिलने पर तुम उसमें पूरा आक्रमण कर देना पूरे फुल स्पीड में। लेकिन देखो, बेसिक सवाल मैं नहीं उठाऊंगा, बेसिक इलस्ट्रेशन जो है यहाँ के उसको मैं चिपका के दे रहा हूँ, बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बेसिक इलस्ट्रेशन यहाँ पर मैं चिपका के दे दूंगा आंसर्स के साथ। अब उसको मेरे को बनाने में भी देखो आधा घंटे से तो ऊपर ही लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें मेरे को, है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, लेकिन चलो ठीक है, अब उसमें जितना बनेगी सो बनेगी वो पीडीएफ, है ना। स्पीड से बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम सेट चिपकाना है और बहुत सारे 35 इलस्ट्रेशन चिपकाने हैं, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है साला वो। आधे घंटे में करने की कोशिश करूंगा मैं पूरी, ठीक है क्या। कल का भी वीडियो अपलोड करना है, आज का भी ये वीडियो, ये जो अपलोड है, समझे क्या। तो इसको थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा ही है, ठीक है क्या। जीपी वाला नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं करता हूँ, ठीक है।